नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, जैसा कि हम जो है सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। 2012 का हमने पेपर सॉल्यूशन किया था, जिसमें सीडीपी का पोर्शन हमने कर लिया, मैथमेटिक्स का कर लिया और ईवीएस कर लिया। इस वीडियो में हम हिंदी के 30 क्वेश्चनों को हिंदी के जो पेडागोगी के जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे, जो किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। तो साथियों, हमने देर की स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पूरा दिखा करो और वीडियो को शेयर जरूर करा करो, जिससे और भी साथियों का इससे भला हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 91। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसके लिए होता है? तो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो होता है वो संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, उन्हें अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? यानी भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है ऑप्शन नंबर 1, यानी बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। आते हैं अब 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? मौखिक अभिव्यक्ति जाहिर करने के लिए सबसे कम कौन सा है? तो सबसे कम है ऑप्शन नंबर 1, यानी व्याकरण आधारित संरचनाएं अभ्यास कराना। 96 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास करना। तो ये तो है। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है? हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराना। तो ये नहीं है। ठीक है, रटवाना कोई उसमें भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। 97 क्या कह रहा है? भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो है वो ऑप्शन नंबर 4, समृद्ध भाषिक वातावरण। 98 क्या कह रहा है? हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किससे महत्व देंगे? मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किससे महत्व देंगे? तो इसमें जो आंसर होगा, राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, यानी सीखने की क्षमता का आकलन। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है? एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? सबसे कम महत्व किसको देंगे आप बहुभाषिक कक्षा में? विभिन्न ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य कराना। 2 कह रहा है कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण। और 3 कह रहा है कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। और डी कह रहा है बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्वान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। तो पाठ्य पुस्तक का जो है निर्धारण करते समय सबसे महत्वपूर्ण मतलब कम महत्वपूर्ण कौन सा है? तो देखो, पहला ऑप्शन जो है अभ्यासों में विविधता, ये तो है, अच्छा है। पाठों की संख्या, ये नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो कौन सा होगा? 1, वो 2 होगा। पाठों की संख्या जरूर थोड़ी है, ये उसकी वो हो महत्वपूर्ण विशेषता। 101 क्या कह रहा है? बहुभाषिकता क्या होती है? तो ऑप्शन 3 इसका आंसर सही है। बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है? भाषा क्या है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है? बच्चे विद्यालय आने से पहले ऑप्शन 1 इसका सही आंसर। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला क्या कह रहा है? भाषा अर्जन में विभिन्न
संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। सेकंड कह रहा है भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, भाई लिया जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर सही होगा। आगे 105 कह रहा है मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आप बहुत अच्छा लगता है, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा किसका प्रयोग कर रही है? तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, लिंग वचन क्रिया दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना चाहती है। ठीक है साथियों, तो ये हमने पैरागोगी सेक्शन को कंप्लीट किया हिंदी में, जो हिंदी के सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ये आपके क्या हैं, अब ये आपका जो है गद्यांश दिया गया है, उससे रिलेटिव क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं। चलिए साथियों गद्यांश पढ़ते हैं। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आते ही बहार, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, वृंद लताएं पौधे डाली, चारों ओर भरे हरियाली, जग जग में जगे उमंग यही सृष्टि का उपहार। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन, हम सब इसे बनाएं चंदन, पर्यावरण सुरक्षित न हो तो सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। तो ये था गद्यांश। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, इसी में से जो क्वेश्चंस पूछे गए। क्वेश्चन पहला पूछा गया हरा भरा जीवन का अर्थ है, तो हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है पेड़ पौधों से घिरा जीवन, हरे रंगों से भरा जीवन, हरियाली युक्त जीवन, खुशियों से परिपूर्ण जीवन। तो इसका आंसर 4 सही है, खुशियों से परिपूर्ण जीवन। 107 का आंसर कह रहा है कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं? तो उसमें कहा गया था कि नदियाँ नदियाँ पहाड़ और हवा बाहर लेके आती हैं, तो यानी समस्त प्राकृतिक उपादान, यानी ऑप्शन थर्ड आंसर सही होगा। 108 कह रहा है कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? तो कवि ने सृष्टि का उपहार कहा है प्राकृतिक सुंदरता और उसके उत्पन्न होने वाली खुशी, ऑप्शन थर्ड। 109 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कवि यह संदेश देना चाहता है कि क्या देना चाहता है? कवि संदेश देना चाहता है कि पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, ऑप्शन सेकंड सही आंसर है। 110 क्वेश्चन क्या कह रहा है? जग से तुम और तुम से है ये प्यारा संसार, पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है, तो कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 अनुपम से क्या अभिप्राय है? तो अनुपम का मतलब जिसकी उपमा न दी जा सके, ऑप्शन नंबर 4। अब आगे पढ़ते हैं, एक और जो गद्यांश है इसको पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया, जिसमें भारत में 3 प्रकार के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते पर स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। अच्छा, और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर मदद नहीं करते। उनसे गणना के वह इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूल बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है मौखिक गणना और मनगढ़ंत का प्रयोग बहुत कम किया, मनस्बत उनके जो दुकानदार थे स्कूली बच्चों ने ऐसी गलती भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सका। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है, जबकि स्कूल के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है वे अपने लिए ज़रूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं।
लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं, वही उन ज्ञान को संकुचित और सीमित कर भी कर सकते हैं। तो ये हैं हमने गद्यांश पढ़ा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा है। तो समस्याओं पर आधारित हल खोजने का जो अध्ययन है वो गणित विषय से जुड़ा है, ऑप्शन सेकंड। 113 क्या कह रहा है, किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया। मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया, तो जो बच्चे न तो दुकानदारी करते हैं और ना ही ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है जो सिर्फ स्कूल जाते हैं। सेकंड कह रहा है जो बच्चे न तो दुकानदारी करते हैं और ना ही स्कूल जाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या कह रहा है जो स्कूल बच्चे दुकानदारी नहीं करते, जो दुकानदारी करते हैं। तो मेरी आंसर सही है। 104 क्या कह रहा है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर कि बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही शामिल कर लेते हैं। तो फर्स्ट आंसर सही। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्राय गलतियां नहीं कर सकते क्योंकि वे कभी भी गलती नहीं करते। दूसरा, गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। तीसरा, इससे उन्हें माता पिता से डांट पड़ेगी, वे जन्म से ही बहुत ही दक्ष हैं। तो इसका जो आंसर है वो सेकंड, गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। 116 क्या कह रहा है, जो दक्षता हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर खराब अच्छा होता रहता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। 117 क्या कह रहा है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को किस तरह से देखा जाता है। सीमित कर सकते हैं हम, ऑप्शन फर्स्ट। सेकंड कह रहा है बनाने में मदद भी करता है और संकुचित सीमित भी कर सकता है। बनाने में मदद करता है, संकुचित कर सकता है। सेकंड ऑप्शन सही है, बनाने में मदद भी कर सकता है और संकुचित सीमित। 118 एक प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है। तो सांस्कृतिक, ऑप्शन फर्स्ट। मनगढ़ंत का अर्थ क्या होता है, यानी मन ही मन हिसाब लगाना, ऑप्शन सेकंड। फोर्थ, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण है अध्ययन किया गया है। ठीक है, किया गया है, ये संयुक्त क्रिया हुई। चलिए तो साथियों, इसमें हमने हिंदी के 30 क्वेश्चन किए। तो साथियों वीडियो को शेयर जरूर करें और इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके नई वीडियो मिल सकते हो। सभी साथियों का धन्यवाद। राधे राधे।